दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली सभी कहानियां आपको आसानी से मिल सकें। सुरेश पेशे से एक दुकानदार था। वो हमेशा अपने गांव से शहर आया जाया करता था। उसका दुकान शहर के अंदर था। वो बस से आना जाना किया करता था। उसका दुकान फल फ्रूट का था। सुरेश शाम के वक्त जल्दी अपनी दुकान बंद कर कर अपने गांव में आ जाता था। कभी कभी उसे देर भी हो जाती थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी मुशक्क़तों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सुरेश का गांव शहर से 10-12 किलोमीटर के अंदर था। वो रोज़ बस से ही आना जाना किया करता था। कभी कभी जब वो लेट होता था तो किसी के साथ बाइक से बैठकर आ जाता था। सुरेश के घर वालों ने उसे एक बाइक लेने की सलाह दी और सुरेश को ये बात सही भी लगी और उसने एक चमचमाती बाइक ले ली। अब सुरेश को लेट होने का भी कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो आराम से उस बाइक से आना जाना कर लेता था। एक दिन की बात है। मौसम बहुत खराब हो रखा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सुरेश ने सोचा, जब बारिश रुक जाएगी आराम से निकल जाऊंगा, क्योंकि अब तो मेरे पास बाइक है। वो वहां से करीब 12 बजे के आसपास निकला। वो बाइक से चलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने देखा रास्ते में काफी सारी औरतें खड़ी हैं और कुछ नाच गाना कर रही हैं। वो उनसे कुछ दूरी पर रुक गया और देखने लगा। तभी उनमें से एक औरत ने सुरेश को देख लिया। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए आई और उससे बोली, चुपचाप यहाँ से पीछे को चला जा। लेकिन सुरेश को तो आगे जाना था। वो पीछे क्यों जाता? वो औरत फिर से वहीं चली गई। सुरेश ने सोचा, इनके बाजू से होकर निकल जाता हूँ। लेकिन सुरेश को क्या पता था, वो वहां जाकर अपनी मौत को दावत दे रहा है। और वो अपनी बाइक स्टार्ट करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। करीबन उनके पास से गुजरने ही लगा था, तभी उसने एक औरत ने सुरेश को बाइक से गिरा दिया। सुरेश बाइक से सीधा कीचड़ के अंदर जा गिरा, जिससे उसके बदन पर कीचड़ भी लग गई थी और हाथ पैर में भी चोट लग गई थी। इससे सुरेश को थोड़ा मोड़ा दर्द भी हो रहा था। उसने उठकर देखा। उसने उठकर कुछ बोलने को ही था कि उसने देखा सारी औरतें उसे एकटक देख रही हैं और सभी के मुंह से खून आ रहा है और सबका चेहरा कटा फटा है। उन सबके बीच एक बकरी का छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ था। वो सारी औरतें बारी बारी उसका खून पी रही थी। सुरेश ने उनके बीच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सुरेश को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसने वहां आकर उनकी बलि में दखल दे दिया हो। सुरेश अपने आप को कोसने लगा। सुरेश अपनी जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो सारी औरतें जमीन से 4 से 5 फुट हवा में उड़ते हुए सुरेश की तरफ बढ़ रही हैं। सुरेश अपनी पूरी जान लगाकर वहां से भागने लगा। सुरेश तो एक इंसान था, वो कब तक भागता। वो थक कर आखिर जमीन पर गिर गया। तभी उसके सामने एक औरत आई और सुरेश को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे सुरेश एक पेड़ पर जाकर लगा। अब सारी औरतें उसके पास आ गई थी। उनमें से एक ने सुरेश को दोनों पैर पकड़कर तोड़ दिए, जिससे सुरेश भाग ना सके और उसके चारों तरफ घेरा बनाकर हवा में घूमने लगी। सुरेश को वो सारी औरतें कभी सुरेश को बाल खींचती, कभी उसके बदन का मांस नोचती और कभी उसके बाल खींचती। उनमें से एक औरत ने सुरेश के हाथ से एक प्याला खून निकालकर पी गई। सुरेश अब अधमरी हालत में उन सबके बीच पड़ा हुआ था। इस बार जब उसकी आंख खुली, वो जंगल के अंदर पड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ टूट चुके थे और दोनों पैर। वो अपने आप को घसीटते हुए रास्ते पर आया और उसे 1-2 आदमी ने उठाकर उसके घर पर ले आए। उसे 2 से 3 दिन बाद होश आया।
उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। आज की कहानी हमारी यहीं पर होती है समाप्त। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी में। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। अरुण को जॉब ज्वाइन करे हुए 10 से 15 दिन हुए थे कि उसकी मुलाकात मारी से हुई। मारी और अरुण दोनों अलग अलग ऑफिस में काम किया करते थे। दोनों का रास्ता एक ही था, तो इस वजह से उनकी दोस्ती हो गई। न जाने कब दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों को काफ़ी टाइम हो गया था रिलेशनशिप में। एक चीज़ थी कि अरुण ने आज तक उसका घर नहीं देखा था। जब भी वो उसे घर छोड़ने के लिए बोलता या उसका घर पूछता तो मारी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे मना कर देती। अरुण उस दिन ठान कर आया था कि वो मारी का छुप कर पीछा करेगा, और उस दिन हुआ भी कुछ ऐसा। अरुण ने मारी से बातचीत की और बहाना बनाकर वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। मारी भी वहाँ से निकल गई और अरुण उसके पीछे पीछे आया। उसने देखा कि मारी एक सुनसान रास्ते पर गई और चली जा रही थी। कुछ दूरी पर अरुण ने देखा मारी कब्रिस्तान के सामने आकर खड़ी हो गई और चारों तरफ देखने लगी। उसने कब्रिस्तान के अंदर घुस गई। अरुण भी उसी कब्रिस्तान के दूसरे दरवाजे से अंदर आ गया। उसको चारों तरफ मारी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। वो एक तरफ आकर बैठ गया और मारी का इंतजार करने लगा, लेकिन मारी का कोई अता पता नहीं था। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, अरुण तुमसे मना किया था मैंने कितनी बार कि मेरे घर मत देखो। जब आ ही गए हो तो देखो ना। उसके पीछे मारी खड़ी थी और उसकी शक्ल कटी फटी थी, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अरुण के पास आई और उसे बोली, आओ अरुण, तुमको अपना घर दिखाती हूँ। अरुण के होश आवाज उड़ चुके थे। उसने अरुण की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और अरुण का गला पकड़ लिया। अरुण का दम घुटता जा रहा था। अरुण अपने आप को छुटाने की कोशिश करने में लगा हुआ था, मानो अरुण की जान निकलने ही वाली थी कि तभी उसने अरुण को गले से उठाकर एक तरफ फेंक दिया और अरुण लुढ़कते हुए एक खड्डे के अंदर जा गिरा। उसको उसके अंदर पड़े हुए शाम हो गई थी। अरुण चाहकर भी उस खड्डे से बाहर निकल नहीं पा रहा था। अरुण को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे उस खड्डे के अंदर पकड़ा हुआ है। अरुण को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे खड्डे के अंदर पकड़ा हुआ है। खड्डे में पड़े पड़े न जाने अरुण कब बेहोश हो गया। इस बार जब उसकी आंख खुली, उसने देखा खड्डे के अंदर कहीं से रोशनी आ रही थी। वो समझ गया कि उसे खड्डे के अंदर पड़े हुए पूरा एक दिन गुजर गया। उस टाइम अरुण उस खड्डे से निकलकर बड़ी आसानी से अपने घर की तरफ भागने लगा और कुछ चलने के बाद वो अपने घर पर पहुंच गया। नहा धोकर अपने रूम में आकर लेट गया। उसके रूम के अंदर एक अलग सा भारीपन था जिसे अरुण आसानी से समझ पा रहा था, और वो अपने बिस्तर पर पड़कर न जाने कब सो गया। सोते हुए उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर कोई पड़ा है। अरुण की आंख एक झटके से खुली। उसने देखा उसके सामने मारी पड़ी हुई है और वही भयानक शक्ल में वो अरुण को घूर रही है। अरुण की दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी मारी को देखकर, और मारी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो कि शैतानी थी। उसने फिर से अरुण को गले से दबाना शुरू कर दिया। इस बार अरुण अपने आप को चाहकर भी नहीं छुटा पा रहा था और उसने अरुण को धीरे धीरे घसीटना शुरू किया। और इस बार जब अरुण की आंख खुली तो वो उसी खड्डे के अंदर पड़ा हुआ था, और जब अरुण ने अपने हाथ पैर चलाए तो वो कोई खड्डा नहीं बल्कि किसी की कब्र थी, और अरुण उस कब्र के अंदर लेटा हुआ था। और एक कंकाल जो कि उसके कमर के नीचे था, उसकी हड्डियां अरुण के बदन में पूरी तरह चुभी हुई थी।
अरुण ने ये सब देखकर एक जोरदार चीख मारी। तभी एक आदमी उस कब्र के ऊपर आया जिसकी एक आंख फूटी हुई थी और उसके ऊपर कपड़ा लगा हुआ था। अरुण उसे देखकर भी बहुत बुरी तरह डर गया था। उसने अरुण को हाथ दिया। अरुण ने उसका हाथ पकड़ा और ऊपर आया। वो आदमी अरुण से बोला, पीकर न जाने कहां कहां से आ जाते हैं हमें परेशान करने के लिए। वो अरुण को डांटने लगा और बोला, तुम्हें यही जगह मिली थी, सारी कब्र तोड़ दी, अब मुझे फिर से बनाना पड़ेगी। बेचारी बच्ची की कब्र थी। ये अरुण सुनकर झट से उसके पास गया और बोला, आपने बोला बच्ची? कौन बच्ची? उसने बताया, यह एक सड़क हादसे में इस लड़की की मौत हो गई थी। यहाँ से कुछ दूरी पर एक लड़की को कार वाले ने उड़ा दिया था और वो भाग गए थे। अरुण को कुछ याद आया। कुछ दिन पहले अरुण और उसके दोस्त कार से कहीं जा रहे थे। अचानक उनके सामने एक लड़की आ गई थी और जो कि उनकी कार से टकरा गई थी। अरुण और उसके दोस्त उसे सड़क पर ही छोड़कर वहां से भाग गए थे। उस टाइम अरुण और उसके दोस्तों ने शराब भी पी हुई थी। फिर क्या था, अरुण ने मारी का असली घर ढूंढा और उसके माँ बाप के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल किया और अपने सारे दोस्तों को पुलिस के हवाले करवा दिया, जिससे अरुण को काफ़ी दिनों तक जेल के अंदर रहना पड़ा। आज की कहानी हमारी यहीं पर होती है समाप्त। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली सभी कहानियाँ आपको आराम से मिल जाएं। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। यह कहानी एक मुस्लिम परिवार की है। अरहान एक सेहतमंद लड़का था जिसकी उम्र करीबन 20 साल थी। वो अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था। एक दिन की बात है, अरहान अपने कमरे में पड़ा हुआ था। उसको अजीब अजीब से आवाज़ आ रही थी। उसने अपने कमरे के बेड के नीचे देखा तो वो आवाज़ उसके बेड के नीचे से आ रही थी। उसने धीरे से अपना पलंग सरकाया और ज़मीन पर कान लगाकर सुनने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन के नीचे एक घर हो, उसमें बच्चे खेल रहे हों। वो कान लगाकर सुन ही रहा था कि उसके मुंह पर किसी ने एक जोरदार तमाचा मारा। वो कुछ दूर जाकर गिरा। उसने उठकर देखा, उसके सामने 10 से 12 साल का लड़का खड़ा हुआ था। वो हंसते हुए फिर से ज़मीन के अंदर चला गया। अरहान भागते हुए अपनी माँ के पास आया और बोला, मुझे मेरे कमरे में एक लड़के ने मारा है। अरहान के गाल पर पूरी तरह लाल हो चुका था। उसकी माँ उसके कमरे में आई और चारों तरफ देखा। वहाँ पर कोई लड़का नहीं था। फिर वो अरहान को डांटते हुए बोली, शैतानी करते हुए कहीं गिर गया होगा, मुझसे झूठ बोल रहा है। और फिर से उसे कमरे के अंदर छोड़कर वापस अपने काम में लग गई। और अरहान फिर से वही आवाज़ें सुन पा रहा था। इस बार उसने ज़मीन के अंदर से एक आदमी आया और अरहान के पास आकर खड़ा हो गया और उसका बेड सरकाकर उसी जगह पर डाल दिया जहाँ पर अरहान कान लगाकर सुन रहा था। अरहान उसे देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन उस आदमी का उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और वापस से उस ज़मीन के अंदर चला गया। उसकी चीख सुनकर उसकी माँ फिर से आई, उसे डांटने लगी, लेकिन इस बार उसकी माँ को भी आवाज़ें सुनाई दी। वो तुरंत अरहान को रूम से लेकर निकल गई और शाम तक अपने पति का आने का इंतज़ार करने लगी। जब वो शाम को आया, उसने उसे सारी बात बताई। फिर से उसके पापा मस्जिद में एक मौलाना को लेकर आए। उन्होंने उसके रूम में गए और कुछ पढ़कर फूंकने लगे। कुछ देर बाद वो वापस आए और बोले, तुम्हारे घर में एक परिवार और रहता है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा अगर आप उनको परेशान नहीं करोगे तो। शायद आपने ही उन्हें कुछ परेशान किया होगा,
तभी वो वहाँ से बाहर आए। आप अपने घर में आराम से रह सकते हैं। और वहाँ से वो मुस्कुराकर चले गए। वो आज भी अपने घर में आराम से रह रहा है। आज की हमारी कहानी यहीं पर होती है समाप्त। चलिए मिलते हैं हम आपको दूसरी कहानी।